Bismillahirrahmanirrahim. Next chapter is of diffusion. Diffusion. Why study diffusion? Diffusion firstly क्या चीज़ है कि एटम्स का जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. Materials of all types are often heat treated to improve their properties. The phenomena that occur during a heat treatment almost always involve atomic diffusion. Often, an enhancement of diffusion rate is desired. On occasion, measures are taken to reduce it. Heat treating temperatures and time and the cooling rates are often predictable using the mathematics of the diffusion and appropriate diffusion constants. सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि मटेरियल, हर तरह का मटेरियल जो है उसके अंदर डिफ्यूजन अकर कर सकता है. ये डिफ्यूजन का फिनोमेना जो है वो अकर करता है जब आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं. और हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो इस हीट ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है एटम्स का ट्रांसपोर्ट. जब हीट मिलती है, एटम्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, तो एटम्स जो हैं वो अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव कर सकते हैं. और ये किस रेट से मूव कर रहे हैं, द डिफ्यूजन रेट, वो हम मेजर करते हैं बाय द डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसमें इसकी हीट ट्रीटमेंट का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर कितना है और कितना टाइम आपने दिया है, कितनी कूलिंग रेट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी डिफ्यूजन किस तरह से होगी. First of all, introduction. Many reactions and processes that are important in treatment, altering properties of material, rely on the transfer of mass, either within a specific solid, ordinarily at microscopic level, or from a liquid or a gas or another solid phase. This is necessarily accomplished by diffusion, the phenomena of material transport by atomic motion. अच्छा, अब रिएक्शन में हम कंसिडर कर रहे हैं जब एटम्स की मूवमेंट है, जब आप प्रोसेस करते हैं, ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, तब इस हीट ट्रीटमेंट के नतीजे में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मास होता है. किसी भी स्पेसिफिक सॉलिड के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल में उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं, और वो मूव करते हैं. इस एटॉमिक मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एटॉमिक मोशन को हम डिफ्यूजन कहते हैं. The phenomena of diffusion may be demonstrated with the use of a diffusion couple, which is formed by joining bars of two different metals together so that there is intimate contact between the two faces. जो कि हम इलिस्ट्रेट करके, अब आप अगर देखें यहाँ पे फिगर, here you can see कि आपके पास दो तरह के मेटल्स थे, एक कॉपर था, एक निकल था. कॉपर के अंदर कॉपर के एटम्स लाई कर रहे थे, निकल के अंदर निकल के एटम्स लाई करते, जो रेड से कॉपर की शो कर रहे हैं और ब्लैक से आउटलाइन से निकल के शो कर रहे हैं. जब आप इन दोनों मेटल्स को इन कांटेक्ट रखते हैं, तो इन कांटेक्ट रखने की वजह से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अबव इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे 100% जो था वो पहले कॉपर एक साइड पे लाई कर रहा था और 0% उसमें निकल था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफ्यूजन हुई, एटम्स ऑफ कॉपर मूव किए टुवर्ड्स द निकल और निकल्स के एटम्स मूव किए टुवर्ड्स द कॉपर, एंड हेयर बाय इन बिटवीन वो फॉर्म करते हैं कॉपर निकल अलॉय, जो कि यहाँ पे आपको एटम्स की मूवमेंट से नजर आता है. अब यहाँ पे ये जो आपको फेज डायग्राम सी नजर आ रही है या ग्राफ नजर आ रहा है, उसमें आप ये देख सकते हैं टॉप के ऊपर 100 है और टॉप के ऊपर 100 मीन्स द 100% कंसंट्रेशन, जो कि आप सिमिलर जो उसके टॉप पे देखें तो वो सारी रेड एटम से शो हो रहा है कि वो 100% उस साइड के ऊपर कॉपर के लाई करते हैं. सिमिलरली अगर आप निकल की साइड पर टॉप पे देखें वो भी 100% है, और अगर देखें तो उसके ऊपर ये वाली साइड जो है, अबव वाली साइड, वहाँ पे भी 100% जो है आपकी वो लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब इस से आपको ये पता चल रहा है कि डिफ्यूजन के बाद जो है डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज इन बिटवीन, जो पोजीशन आपको नजर आ रही है वो
रेड लाइन भी डिक्लाइन कर रही है और ब्लैक लाइन भी डिक्लाइन कर रही है। ये डिक्लाइन ऑफ रेड एंड ब्लैक लाइन शो कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ, जब कॉपर रिड्यूस हो रहा है उसी तरह निकल भी रिड्यूस हो रहा है। जब इन बिटवीन जब आते हैं तो एक मिक्सचर क्रिएट हो रहा है। वो मिक्सचर जो है ड्यू टू द डिफ्यूजन कॉपर एंड निकल का अलॉय क्रिएट हो रहा है। नाउ मूविंग बैक, कि जब ये क्रिएट हो जाता है, अच्छा जी, अब ये डिमॉन्स्ट्रेट हो गया है, एक डिफ्यूजन कपल आपको नजर आ गया जिसमें दो तरह के एटम्स ने पार्टिसिपेट किया और ये डिफ्यूजन हुई और कॉपर निकल अलॉय इन बिटवीन क्रिएट हो गया। अब अगर इसको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड एलिवेटेड टेम्परेचर तक आप जो है इसको डिफ्यूज करवाते हैं और डिफ्यूज करवाने के बाद इसको कूल डाउन करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि एक्सट्रीम दो स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं 6.2 में। दो एक्सट्रीम लेवल साइड्स में लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्रिएट है, जिनमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन है होस्ट मटेरियल की, और इन बिटवीन जो है वो मिक्सचर और अलॉय की फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट आप देखें कि सेपरेटेड बाय एन अलॉयड लीजन। अब वो कह रहे हैं कि आपकी दो कॉपर और निकल के दो पार्ट्स बन गए और इन बिटवीन जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, इंटरफेसेस बन गए विद द अलॉयज। अब यहाँ पे तीन तरह के फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्योर कॉपर, प्योर निकल और इन बिटवीन एन अलॉय। Concentration of both metals vary with position. This result indicates that copper atoms have migrated or diffused into nickel, and the nickel has diffused into copper. This process, whereby atoms of one metal diffuse into another, is termed as interdiffusion or impurity diffusion. अब यहाँ पे जब दो मेटल्स को ज्वाइन किया गया, इंटीमेट कांटेक्ट रखा गया, तो उससे क्या होगा, एक एटम के अंदर के एटम्स, एक मटेरियल, एक एलिमेंट के अंदर के एटम्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट की एटम्स के साथ डिफ्यूज होंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होगा। इस टाइप की डिफ्यूजन को हम इंटर डिफ्यूजन या इम्प्योरिटी डिफ्यूजन कहते हैं। इंटर डिफ्यूजन में बी discerned from a macroscopic perspective by changes in concentration which occurs over time. As example, in copper nickel diffusion couple, there is a net drift or transport of atom from high to low concentration of region. अब आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एटम्स भी क्या है, कि जहां पे 100% था 100% से मूव किया वहां जहां पे 0% था, यानी कॉपर एक साइड पे था निकल की साइड पे, वहां पे 0% कॉपर लाई कर रहा था। तो डिफ्यूजन ऑफ एटम्स किस हुई, हाईएस्ट कंसंट्रेशन से लोएस्ट कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। So diffusion also occurs for pure metals, but all atoms exchange position are the are of the same. This is termed as self diffusion. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई और फॉरेन मटेरियल जो है वो इम्प्योरिटी डिफ्यूजन ही हमेशा अकर करेगी। सेल्फ डिफ्यूजन भी नेचुरली अकर करती रहती है, लेकिन उसमें एक एटम दूसरी एटम से जगह अपनी प्लेस कर रहा है, डिफरेंट जगह में जा रहा है, लेकिन वो एटम क्योंकि उसी होस्ट मटेरियल का है, इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन, उसकी कंपोजिशन के अंदर कोई नोटेबल चेंजेस नहीं आती। हाँ, ऑल्दो कि उसके चेंज करने से उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, कि टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया, सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड किया, तो एटम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी और डिफरेंट पोजीशन पे चले जाएं, तो वो सेल्फ डिफ्यूजन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकता है। नाउ कम्स द डिफ्यूजन मैकेनिज्म, हाउ कि दिस माइग्रेशन ऑफ एटॉमिक मास एटम्स और मास टेक प्लेस। तो हम एटॉमिक पर्सपेक्टिव यानी एटॉमिक लेवल पे देखेंगे कि डिफ्यूजन स्टेप बाय स्टेप इसमें होता क्या है, कि एटम्स जो हैं वो अपनी लेटेस्ट साइट में है, एक लेटेस्ट क्रिस्टल है उसमें एटम्स की पोजीशन है, वहां पे एटम्स लाई कर रहे हैं। अब इन कंट्रास्ट, अब आपको ये पता है कि एटम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अब सबसे पहले अगर एक एटम को मूव करना है तो वी रिक्वायर्ड two types of condition is necessary. First,
एक एटम को मूव करना है तो उसके एडजेसेंट कोई वैकेंसी होनी चाहिए, कोई एडजेसेंट एम्प्टी साइट होनी चाहिए, अदरवाइज वो एटम डिफ्यूज करके अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे नहीं जा सकता। सेकेंडली, एक एटम जो है वो अपनी स्टेबल पोजीशन के ऊपर है, वहीं पे अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन अगर उसको ट्रांसपोर्ट होना है, इनसाइड ही सेल्फ डिफ्यूजन ही करनी है, तो इट रिक्वायर्ड्स एन एनर्जी। तो वो सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो एटम जहां पे अपनी पोजीशन बैठा है वो बॉन्डेड है विद द नेबिंग एटम। तो लेटिस डिस्टॉर्शन करने के लिए, एक लेटिस प्लेन में चेंजेस लाने के लिए, यू रिक्वायर्ड स्पेसिफिक और सफिशिएंट एनर्जी जो कि ये बॉन्ड्स को तोड़ेगी। सो दिस वाई एनर्जी इज वाइब्रेशनल इन नेचर। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, some small fraction of the total number of atoms is capable of diffusive motion by virtue of the magnitude of their vibrational energy. अब ये वाइब्रेशनल टाइप की एनर्जी होती है, जब आप एक्सटर्नली को टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो क्या है कि वाइब्रेशन जो है उनकी विगरस हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जब ये वाइब्रेट करती हैं ये अपने नेबर्स को स्ट्राइक करती हैं, वो एनर्जी जो है कुछ सफिशिएंट एनर्जी कुछ एटम्स के पास ही कैपेबल होते हो पाती है कि एक्वायर कर पाते हैं कि वो डिफ्यूज कर सकें, डिफ्यूजन मोशन कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द एटम्स की आपकी ये जो एनर्जी जा रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग ऑल द एटम्स, तो कुछ जहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है वो एनर्जी, जब वो एक्यूमुलेट करके एडअप हो रही है तो वो एनर्जी जब सफिशिएंट लेवल पे पहुंचेगी तब उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वाइब्रेशनल एनर्जी जब इस लेवल पे होगी तब वहां पे बॉन्डिंग वो तोड़ देगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ mass या atoms होगा। This fraction increase with rising temperature. Several different models for this atomic motion have been proposed of these possibility to dominate for metallic diffusion. तो इसमें सेवरल आपके मॉडल्स हैं जिसमें अटोमिक मोशन को प्रपोज किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेट जो है वो मेटालिक डिफ्यूजन है, क्योंकि मेटल्स में एटम्स जो हैं वो आपके एक तरह से अलाइन होते हैं, मोस्टली उसका क्यूबिक या स्ट्रक्चर होता है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होता है। एटम्स जो हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी अवेलेबिलिटी होती है, इसीलिए ये डोमिनेट होता है। वहीं मेटालिक डिफ्यूजन में अलॉइंग के प्रोसेस में हम ज़्यादातर डिफ्यूजन को कंसिडर करते हैं। नाउ कम्स द वैकेंसी डिफ्यूजन। One mechanism involves the interchange of an atom from a normal lattice position to an adjacent vacant lattice site or vacancy. अब सबसे पहले हमने देखा था कि दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है, एक एक एडजेसेंट आपकी कोई वेकेंट साइट एम्प्टी साइट अवेलेबल होना ज़रूरी है, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं हो सकती। सो वैकेंसी डिफ्यूजन में मैकेनिज्म क्या है, इंटरचेंज हो रहा, सेल्फ डिफ्यूजन ही हो रही है, एक एटम अपनी नॉर्मल लैटिस पोजीशन को छोड़ के किसी वेकेंट साइट पे जाता है, जिसकी आपको एग्जांपल में यहाँ पे फिगर नज़र आ रही है। यहाँ पे फिगर आपको देख ले, तो इसमें फिगर नंबर ए में देखें कि एक एटम है, एक वैकेंसी क्रिएट हुई हुई है, वैकेंसी वेकेंट साइट क्रिएट हुई हुई है, और रेड में वो एटम है, वो होस्ट एटम है, या हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल एटम है, जिस एटम के पास वो सफिशिएंट वाइब्रेशनल एनर्जी है। वो सफिशिएंट वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से वेकेंट साइट भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये एटम मूव कर सकता है किसी वेकेंट साइट पे। अब जब ये एटम मूव करेगा तो क्या होगा कि उसकी अपनी खुद की साइड पे एक वैकेंसी जो है क्रिएट हो जाएगी। तो मींस कि जब एटम की मूवमेंट हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में वैकेंसी की भी मूवमेंट हो रही है। अब इसी तरह हम कंसीडर करें कि ये डिफ्यूजन जो है, कोई फॉरेन एटम आता है, वो इंटरस्टेशियल साइट के ऊपर आ जाता है, पहले वो पोजीशन हो रहा है इंटरस्टेशियल साइट के ऊपर, उसके बाद वो इंटरस्टेशियल किसी और नेबरिंग इंटरस्टेशियल साइट पे चला। इस टाइप की डिफ्यूजन भी आपकी इम्प्योरिटी डिफ्यूजन हो सकती है कि साइट्स अवेलेबल थी, एक केस में वैकेंसी की साइट अवेलेबल थी, दूसरी केस में इंटरस्टेशियल साइट्स अवेलेबल थी, उसने वहाँ पे जो है डिफ्यूजन ऑफ मास किया है। दिस मैकेनिज्म इज अप्लाई टर्म्ड एज वैकेंसी डिफ्यूजन। ये पहला वाला जो टर्म है इसको हम वैकेंसी डिफ्यूजन कहते हैं, और दूसरा वाला जो है उसको इंटरस्टेशियल डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा,
Diffusion can occur in a function of a number of these effects that are present. Significant concentration of vacancy may exist in metal at elevated temperatures. अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, वो डिपेंड कर रही है डिफेक्ट्स के ऊपर. Vacancy and interstitial sites, these are the form of the point defects. और इन जितनी नंबर ऑफ ये पॉइंट डिफेक्ट्स वैकेंसी और इंटरस्टेशियल साइट्स एग्जिस्ट करेंगी, उतने ही नंबर ऑफ चांसेस हैं सिग्निफिकेंट के कंसंट्रेशन होस्ट की, ट्रांसपोर्ट की, और दूसरा कि कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट जो है वो इन डिफेक्ट्स ये वैकेंसी और इंटरस्टेशियल को फुलफिल कर सके. Since diffusing atoms and vacancies exchange positions, the diffusion of atoms in one direction correspond to the motion of vacancies in the opposite direction. आप पहली वाली फिगर में ये देख सकती हैं कि आ, देख सकते हैं कि एटम्स और वैकेंसीज एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन. जब एक एटम किसी नेबरिंग में वैकेंसी क्रिएट हुई हुई है, एक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, वो एटम विद सफिशिएंट वाइब्रेशनल एनर्जी इट मूव टू दैट वेकेंट साइड, तब वो डिफ्यूज करता है तो उसकी खुद की पोजीशन के ऊपर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. ये आपकी सेल्फ डिफ्यूजन की एक फॉर्म है. सेकंड, अगर एक इंटरस्टेशियल साइट के ऊपर कोई एटम आया हुआ है और वो एटम जो है किसी दूसरी इंटरस्टेशियल साइट पे चली जाए, तो वो आपकी इंटर डिफ्यूजन कहलाती है. सो दीज आर द इम्प्योरिटीज दैट, तो अगर होस्ट एटम अपनी किसी डिफेक्ट में मूव करता है तो वो जो है वो सेल्फ डिफ्यूजन कहलाती है. लेकिन अगर कोई इम्प्योरिटी फॉरेन एक्सटर्नल एटम उस डिफेक्ट को डिफेक्ट में आ रहा है, इंटरस्टेशियल साइट में आ रहा है या वैकेंट साइट में आ रहा है, तब इस केस में हम उसको इंटर डिफ्यूजन या सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन कहते हैं. सेकेंड आपका जो टाइप उसमें नजर आई है इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन. द सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स एटम्स दैट माइग्रेट फ्रॉम एन interstitial position to a neighboring one that is empty. The mechanism is found, ये आप सेकंड फिगर के अंदर देख सकते थे कि एक इंटरस्टेशियल साइट से मूव करके दूसरी इंटरस्टेशियल साइट के ऊपर गया. दिस मैकेनिज्म इज फाउंड फॉर इंटर डिफ्यूजन ऑफ impurities such as hydrogen, carbon, nitrogen and oxygen, which have atoms that are small enough to fit into the interstitial position. Host or substitutional impurity atoms rarely form interstitial and do not normally diffuse by this mechanism. Interstitial site के अंदर हम ये consider कर रहे होते हैं कि usually atoms, foreign atoms या other than the host atom जो कोई smaller in size है, जो कोई fit कर सकते हैं interstitial positions को, वो interstitial साइड के ऊपर लाई करते हैं और वो एक इंटरस्टेशियल पोजीशन से दूसरी इंटरस्टेशियल पोजीशन के ऊपर मूव कर सकते हैं. इस टाइप की सब्स्टिट्यूशनल डिसीजन जो है वो रेयरली अकर करती है फॉर द होस्ट एटम्स, लेकिन ये नॉर्मली ज़्यादा होती है जब हम कंसिडर करते हैं कोई फॉरेन एलिमेंट है और जो कि उस उसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई जो है वो कंपेरेबल टू द इंटरस्टेशियल साइट है जहाँ के उस पे उसने आना है. तो ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंटरस्टेशियल डिफ्यूजन कराती है. इन मोस्ट मेटल अलॉयज interstitial diffusion occurs much more rapidly than diffusion by the vacancy mode. अब क्योंकि वो स्मॉल साइज है और इंटरस्टेशियल साइड ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, इसीलिए इंटरस्टेशियल डिफ्यूजन जो है वो मेटल्स अलॉय में ज़्यादा जल्दी रैपिडली होती हैं एज कंपेयर टू वैकेंसी मोड. वैकेंसी डिफ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड एक वेकेंट साइड का डेवलप होना है, पहले एक डिफेक्ट को क्रिएट होना है और उसके बाद उस डिफेक्ट को क्रिएट होने के बाद फिर उसी के फॉरेन एलिमेंट ने या होस्ट एटम ने उसमें मूव करना, डिफ्यूज होना है. Furthermore, there are more empty interstitial positions than vacancies. Hence, the probability of interstitial atomic movement is greater than for vacancy diffusion. Yani interstitial diffusion is more likely to happen as compared to the vacancy diffusion. So this was the two types of the diffusion that can occur. Now हम जो बात करेंगे कि ये डिफ्यूजन किस रेट से होती है, उसके लिए आपके पास दो तरह के फिनोमेना हैं, जिसमें एक स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन है
and the other one is non-steady state diffusion. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, ये दो फिनोमिना अकर करते हैं कि मैस का फ्लो जो है वो किस तरह से अकर करता है, डिफ्यूजन का रेट क्या है, वो हम डिटरमिन करते हैं बाय दिस मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म में हम ये चेक करेंगे कि अगर टाइम डिपेंडेंट है, कि जितना टाइम आप दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा मैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा एटम जो हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं, तब हम इस टाइप को स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन कहेंगे. कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अगर कंटिन्यूस हो रहा है या यूनिफॉर्म हो रहा है, तो उस टाइप को स्टेडी स्टेट टाइप की डिफ्यूजन कहेंगे. Diffusion and mass flow process under the influence of thermal energy and gradient, maybe concentration, electric or magnetic field. We are considering concentration gradient. थर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन. जैसे कि हमने पहले बात की कि यहाँ पे जो सफिशिएंट एनर्जी है, द एनर्जी जो भी है एटम्स की, वो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी है, और वाइब्रेशनल एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफ्यूजन. अब ये मैस का फ्लो रेट, उसका जो प्रोसेस है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थर्मल एनर्जी, जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फैक्टर्स पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि आप स्टडी करते हैं अब यहाँ पे. कि डिफ्यूजन इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस. दैट इज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज ट्रांसपोर्टेड विद इन अनदर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अगर देखें, जैसे हमने पहले कंसिडर किया कि आपके पास कॉपर था और निकल था, जब आपने उनका इंटीमेट कांटेक्ट करवाया तो इट रिक्वायर्स अ टाइम, सफिशिएंट टाइम रिक्वायर्ड है कि कॉपर के एटम्स डिफ्यूज करें निकल के अंदर, और निकल के एटम्स डिफ्यूज करें कॉपर के अंदर. सो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है. ऑफन इट इज नेसेसरी टू नो हाउ फास्ट डिफ्यूजन अकर. तो जो डिफ्यूजन का है कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैस, रेट ऑफ मैस ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, उसको आपने डिटरमिन करना है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम डिफ्यूजन फ्लक्स भी कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर जे. इट इज डिफाइंड एज मैस और नंबर ऑफ एटम्स m diffusing through and perpendicular to the cross sectional area of solid per unit area. जी डिफ्यूजन, ये जो डिफ्यूजन फ्लक्स है J, इट इज इक्वल टू, ये M क्या है, M इज द डिफ्यूजिंग एटम, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो M है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड T इज द टाइम. यानी जितना ज़्यादा, जितना कम टाइम में डिफ्यूजन होगी, उतना ही डिफ्यूजन फ्लक्स ज़्यादा बड़ा होगा. इसी तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना छोटा होगा, उतना ही हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं या ट्रांसपोर्ट ऑफ मैस होगा. So A denotes the area cross section which diffusion is occur, and T is the diffusion time. So अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो डिफरेंशियल फॉर्म में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या हो सकता है कि अगर टाइम आपका स्मॉल हो जाए और मैस या नंबर ऑफ एटम्स में चेंज है. टाइम और मैस, नंबर ऑफ एटम्स जो डिफ्यूज कर रहे हैं, उनका आपस में रिलेशन है, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस पर यूनिट टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म. और इसकी अगर यूनिट्स देखें तो आपके यूनिट्स जो बनते हैं वो मैस के लिए केजी, और इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मीटर पर मीटर स्क्वायर, और टाइम जो है वो सेकंड्स की फॉर्म में, या हम अगर नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में करें तो एटम्स divided by meter square or second square. So if the diffusion flux does not change with time, it is called a steady state diffusion. इसका मतलब कि अगर डिफ्यूजन फ्लक्स जे विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, उस डिफ्यूजन को हम स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन कहेंगे. अब इसकी एग्जांपल देख लें. डिफ्यूजन ऑफ एटम्स ऑफ अ गैस टू अ प्लेट ऑफ मेटल फॉर विच द कंसंट्रेशन और प्रेशर of the diffusion species on both surfaces of the plate are held constant. देखिए कंडीशन एक रखी कि प्रेशर जो है उस प्लेट के दोनों साइड के ऊपर सेम रखा. तो अगर दोनों साइड पे सेम रखा, तो अब हमने कंसंट्रेशन देखनी है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सर्टन गैस जो कि लेफ्ट साइड पे लाई कर रही है, आफ्टर पासिंग थ्रू दैट प्लेट राइट साइड पे कितनी कंसंट्रेशन होगी, वो हेल्ड कांस्टेंट किस तरह से रखी जाएगी. उसके लिए हम देखते हैं
कि व्हेन कंसंट्रेशन सी इज प्लॉटेड वर्सेस अ पोजीशन और डिस्टेंस विद इन द सॉलिड एक्स, सॉलिड उसमें हम मेटल प्लेट को कंसिडर कर रहे हैं, द रिजल्टिंग कर्व इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन प्रोफाइल, और इसमें जो आपकी कर्व आएगी वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को देखें कि प्रेशर ऑफ द गैस, कोई गैस है आपके पास जो कि पी ए प्रेशर के साथ लाई कर रही है, इन बिटवीन मेटल, थिन मेटल प्लेट है जिसके अंदर से कंसंट्रेशन उसको एब्जॉर्ब करके दूसरी साइड पे जाना है, डिफ्यूज होना है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस स्पीशीज जो हैं, गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो आपको ये एरो से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वो देखें कि उन्होंने प्रेशर किस तरह से कांस्टेंट रखा हुआ है। प्रेशर उसमें कांस्टेंट रखा हुआ है कि जो प्रेशर है एट द ए साइड जहां से गैस ने मूव करना स्टार्ट करना है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बी साइड। जहां कंसंट्रेशन ऑफ गैस ज्यादा होगी वहां पे ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे वो उसने मूव करके जाना है वहां पे लो है, क्योंकि डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैस है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो इस कांस्टेंट को मेंटेन रखना है। बिल्कुल ये इसी तरह सिमिलर है जैसे हम चार्ज में कंसिडर, करंट में कंसिडर करते हैं कि चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इफ दे आर पॉजिटिव चार्ज, या पोटेंशियल की बात होती है। बेसिकली हम पोटेंशियल कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होती है। वाटर की भी नेचर यही है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन, हाई एल्टीट्यूड, हाई जो पोटेंशियल से मूवमेंट हो रही है लो की तरफ। तो इसमें भी डिफ्यूजन के केस में भी वही सेम नेचर ऑफ जो है वो फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोफाइल देखें तो कंसंट्रेशन प्रोफाइल में कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी जो आपकी गैस है ए एट द ए पोजीशन, एक ए पोजीशन एरिया ए है उसके ऊपर उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा थी जब वो पोजीशन एक्स ए के ऊपर लाई कर रही थी, यानी वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे थी, और वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर एक्स बी पोजीशन पे पहुंची तब के जहां पे वो उसने डिफ्यूज कर, जितना वो डिफ्यूज करती जाएगी ये पोजीशन जब एक्स ए से एक्स बी में जाएगी तो आपकी ये कंसंट्रेशन जो है सी ए की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो आपकी प्रोफाइल रेड लाइन में नजर आ रही है ये बेसिकली आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और अगर ये स्टेडी स्टेट फ्लो है तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब हम ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो कंसंट्रेशन हम डीसी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट को सॉल्व करें तो पोजीशन जो है हमारी ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जा रही है, तो ये सी ए माइनस सी बी इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द पोजीशन है। तो हम इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। और मैथमेटिकल ये रिलेशन जो है वो फॉर द स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन है इन सिंगल डायरेक्शन। अगर हम कंसिडर करें तो फ्लक्स की क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो हम इसका रिलेशन देते हैं जो कि स्टेडी स्टेट फ्लो का रिलेशन है कि आपका डिफ्यूजन फ्लक्स जो है इट इज इक्वल टू माइनस डी डी सी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है नेगेटिव साइन क्या कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या डिटरमिन कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डिक्लाइन हो रही है। आप रेड लाइन देखते हैं वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो डिक्लाइन की वजह से जो आपकी डिफ्यूजन का ये माइनस साइन आया है जिसमें डी जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट है। अब इसमें विच इज एक्सप्रेस इन स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड की फॉर्म में ये डिफ्यूजन कॉफिशिएंट होता है। और नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि वो लो साइड पे जा रही है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, इसलिए भी हम नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। ये जो आपका रिलेशन है 6.3, इसको हम फिक्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। फिक्स का फर्स्ट लॉ है और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, हम इसमें कंसिडर करें कि जो फोर्स पॉसिबल है जो प्रोड्यूस करवा रही है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे डी सी ओवर डी एक्स, दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये रिस्पॉन्सिबल है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिफ्यूजन फ्लक्स कि किस रेट से डिफ्यूजन अकर करेगी किसी भी सॉलिड के अंदर। और ये पॉसिबल है
किसी भी टाइप के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जहां एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं, वहां पे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि डिफ्यूजन जो आपकी होगी वो डिफ्यूजन किस रेट से होगी, और अगर ये स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन है तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ये नेगेटिव साइन इसके साथ हमेशा आएगा। वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि इसकी मूवमेंट जो है इज टूवर्ड्स द डिक्लाइन, या हम कहेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू सॉरी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है, इसलिए आपकी नजर आ रही है।